गाइस, यदि प्रेजेंट सिनेरियो के हम लोग बात करने लगे आईटीआई स्टूडेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से या टेक्निकल वैकेंसी के पॉइंट ऑफ व्यू से, हर वीक कोई ना कोई नई वैकेंसी हमको देखने को मिल रही है। और यहां पे महत्वपूर्ण है कि आप अपने समय को सही तरीके से यूटिलाइज करें, और सबसे जरूरी है कि आप अपनी प्रिपरेशन को एक सही डायरेक्शन में आगे लेके जाएं। सही डायरेक्शन से मेरा मतलब क्या है, देखिए गाइस, 2022 के पहले के एग्जाम पेपर आप देखोगे, उनका जो पैटर्न था, क्वेश्चन पूछने का जो तरीका था डिपार्टमेंट का, वो डिफरेंट था। एंड अभी का जो क्वेश्चन पेपर आप लोगों के आ रहे हैं, वहां पे यदि आप क्वेश्चन को देख पा रहे हो, वो क्वेश्चन कुछ नए आप लोगों को देखने को मिल रहे होंगे। और उसका मुख्य रीजन क्या है? मुख्य रीजन है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। एआई के थ्रू क्वेश्चन को जनरेट कराया जा रहा है। इसके बारे में मैं बार बार आप लोगों को इस बारे में अवेयर कर रहा हूं, कोर्सेस में उस तरीके से आप लोगों को प्रिपरेशन करा रहा हूं। मैंने यूट्यूब पर एक सीरीज भी चलाई थी, मास्टर क्लास सीरीज फॉर टेक्निकल एग्जाम्स, जो भी आप लोगों के होने वाले हैं। वहां पे मैंने आपको एग्जैक्टली 10 क्लासेस प्रोवाइड कराई थी, जहां पे मैंने आपको बताया था कि जो क्वेश्चन पेपर है वो कुछ इस तरीके के क्वेश्चन आपके आने वाले एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। एग्जैक्टली एमपीपीजीसीएल का पेपर हुआ, सेम क्वेश्चन हमको देखने को मिले। एनएफएल का पेपर हुआ, मध्य प्रदेश ट्रेनिंग ऑफिसर का पेपर आप लोगों ने देखा होगा। तो अभी बेसिकली उस तरीके से आपको प्रिपरेशन करना होगा। हालांकि इसके ऊपर मैं एक डिटेल्स वीडियोस लेके आऊंगा कि आपको अभी के सिनेरियो में किस तरीके से अपनी प्रिपरेशन को आगे बढ़ाना है। हमने भी पढ़ाने का तरीका पूरा का पूरा चेंजेस कर दिया है, कंटेंट को पूरा रिफाइन कर दिया है करंट सिनेरियो के माध्यम से। तो इन चीजों को आपको समझना पड़ेगा, टेक्नोलॉजी को एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि अभी यदि एज अ टीचर मुझे कोई मौका मिले कि मुझे कोई क्वेश्चन पेपर बनाना है, तो इससे पहले क्या होता था, मैं ट्राई करता था कि डिपार्टमेंटल के ओल्ड क्वेश्चन पेपर देखूं, जो मेन मुख्य इंपॉर्टेंट बुक्स हैं या क्वेश्चन बैंक है, वहां से कुछ क्वेश्चंस को पिक करूं। तो वो सब मिला के क्वेश्चन आते थे और उस तरीके से स्टूडेंट्स प्रिपरेशन करता था, सिलेक्शन हो जाता था। लेकिन करंट सिनेरियो में ऐसा नहीं है। मेरे पास में एक पर्टिकुलर सिलेबस होता है, मेरे पास में उस सिलेबस से रिलेटेड टॉपिक्स होते हैं, मैं उन टॉपिक्स, उस मटेरियल को एआई को दिया जाता है, वहां से क्वेश्चन को जनरेट कराया जाता है और उसके थ्रू क्वेश्चन पेपर आपको मिल जाता है। तो वहां पे दिक्कत क्या आ रही है? ऐसे कैंडिडेट जिनका फंडामेंटल क्लियर नहीं है, जिनको टॉपिक्स के बारे में समझ नहीं है, वो वहां पे फंस जाता है, क्योंकि उसने तो पूरे क्वेश्चन बैंक अच्छे तरीके से देखे हैं, पुराने डिपार्टमेंटल पेपर को अच्छे तरीके से लगाया है, लेकिन क्वेश्चन तो वहां से मैच नहीं कर रहा, क्योंकि उसके पास में मटेरियल है, वो हर बार एक नए क्वेश्चन दे रहा है। और यहां पे सबसे ज्यादा दिक्कत आ रही है मैकेनिकल वाले छात्र, यानी कि जो टेक्निकल वैकेंसी है। क्यों आ रहा है? क्योंकि यदि आप देखो, एआई को प्रैक्टिकल नॉलेज बेसिकली नहीं है। ये हमको पता है, जब हम प्रैक्टिकल कर रहे हैं, लेथ मशीन चला रहे हैं, मिलिंग मशीन चला रहे हैं, या फिर कोई और ऑपरेशन कर रहे हैं, वहां पे एग्जैक्टली प्रैक्टिकल वे में कौन सा क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। लेकिन यदि उसको मटेरियल दिया जाए, वो उसमें डिफरेंट नहीं समझता, उसके पास में एक सेंटेंस है, उसको लग रहा है कि यहां से एक क्वेश्चन जनरेट किया जा सकता है, वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से सिंपल है, लेकिन उसके पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। वो क्वेश्चन को जनरेट करता है, वो एग्जाम पेपर में आ जाता है, जिसको आपने हल्के में लिया, लेकिन जब पेपर में आ गया तो लग रहा है अरे यार ये क्या क्वेश्चन पूछ लिया। तो ये दिक्कतें देखने को मिल रही हैं। जैसा कि अभी एमपीपीजीसीएल का पेपर हुआ, एग्जैक्टली आप लोगों ने देखा होगा, एआई जनरेटेड क्वेश्चन थे, क्योंकि हम लोग उस तरीके से सारे कंटेंट को रिफाइन कर रहे हैं। मैं आपको पढ़ा रहा हूं, एक एक चीज को समझ रहा हूं, तो मेरा फर्ज है कि आपको गाइड करूं, क्योंकि मेहनत तो आप कर रहे हो, लेकिन यदि वही ढर्रे पर मेहनत करते रहे तो सक्सेस नहीं मिलने वाली। चीजों को समझ के मेहनत यदि करोगे, जिसको स्मार्ट वर्क बेसिकली बोला जाए, तो बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि अब काफी जल्दी जो है कहीं ना कहीं सक्सेस को अचीव कर सकते हो। तो इसके ऊपर मेरी डेडिकेटेड वीडियो रहेगी। फिलहाल तो हम लोग इस वैकेंसी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स की वैकेंसी है। यहां पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंटरप्राइजेस, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत बेसिकली आती है। यहां पे एडवर्टाइजमेंट नंबर मिल जाता है। ये जो वैकेंसी है, परमानेंट बेसिस पर वैकेंसी को निकाला गया है। 2 यूनिट में बेसिकली वैकेंसी आप लोगों की निकली हुई है। यहां पर आप लोग देखोगे ईडब्ल्यूएनएस एसबीयू में वैकेंसी निकली हुई है, और उसके अलावा ईडब्ल्यूएलएस एसबीयू में वैकेंसी निकली हुई है। दोनों ही हैदराबाद में ये यूनिट है। यदि वैकेंसी की हम लोग बात करें, सबसे पहली पोस्ट आप लोग देखोगे इंजीनियरिंग असिस्टेंट ट्रेनी की वैकेंसी है। यहां पे ये किस यूनिट के लिए? ईडब्ल्यूएनएस एसबीयू यूनिट के लिए। इसके लिए यदि क्वालिफिकेशन हम लोग देखने लगे, 3 ईयर डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग में यदि आप लोगों के पास में है, आप यहां पर अप्लाई कर पाओगे। एंड यहां पे इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशंस बेसिकली डिसिप्लिन में होना चाहिए। 8 पोस्ट को टोटल यहां पे निकाला हुआ है। और यहां पे यदि हम लोग देखने लगे, इसके
पे स्किल के 24,500 स्टार्टिंग बेसिक पे रहेगा, 3% पर ईयर इंक्रीमेंट के हिसाब से ये सारी चीजें आप लोगों को रहेंगे। उसके अलावा जो भी आप लोगों के अलाउंसेस होते हैं, डियरनेस अलाउंस, हाउस रेंट अलाउंस, वो कंप्लीटली यहां पे आपको मिलने वाले हैं। उसके अलावा यदि टेक्नीशियन सी की बात करें, ये जो वैकेंसी है EWNS SBU यूनिट में बेसिकली निकाली गई है। इसके लिए यदि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की हम बात करने लगे, 10th क्लास कंप्लीट होना चाहिए, उसके साथ में ITI कंप्लीट और 1 ईयर का अप्रेंटिस कंप्लीट होना चाहिए, यानी कि विदाउट अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट, NAC के विदाउट आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते हो। साथ ही साथ ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने डायरेक्टली 3 ईयर नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट किया है, वो कैंडिडेट को भी यहां पर एलिजिबल किया है। इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक की 21 पोस्ट को इन्होंने ओपन किया है ITI स्टूडेंट्स के लिए, यानी कि टेक्नीशियन सी के लिए जो पे स्किल है 21,500 से लेके 82,000 है। स्टार्टिंग बेसिक जो रहेगा वो 21,500 रुपीस आप लोगों का रहने वाला है। नेक्स्ट यहां पर देखोगे जो अगला पोस्ट है जूनियर असिस्टेंट का, यहां पर निकाला हुआ है। इसमें BCom BBM ये आप लोगों ने कोर्सेज किए हैं तो आप यहां पर एलिजिबल होगे। एंड यहां पर 3 पोस्ट के लिए वैकेंसी बेसिकली निकाली हुई है। सेम आप लोगों का पे स्किल वगैरह यहां पर बेसिकली इन्होंने रखा हुआ है। अब यहां पर कंप्लीटली एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को समझ लीजिएगा, क्योंकि ये वैकेंसी हैदराबाद की है तो यहां पर ऑल कैंडिडेट को इन्होंने एलिजिबल नहीं किया है। जैसे कि हम लोग एज लिमिट की बात करने लगे, 28 ईयर मैक्सिमम एज लिमिट है। कैटेगरी वाइज आपको छूट मिल जाएगी। OBC नॉन क्रिमिलियर कैंडिडेट हो 3 ईयर का रिलैक्सेशन है। SC ST कैंडिडेट को 5 ईयर का रिलैक्सेशन है। यदि फिजिकल हैंडिकैप्ड कैंडिडेट हो 10 ईयर का रिलैक्सेशन आपको देखने को मिल जाएगा। यहां पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में बेसिकली बताया कि फाइनल आप लोगों का कंप्लीट होना चाहिए, जो ऑनगोइंग है या फिर जो रनिंग में है वो नहीं चलेगा। यहां पर एक्सपीरियंस कुछ भी नहीं मांगा है, लेकिन दिस इज द वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, रजिस्ट्रेशन इन तेलंगाना एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। यहां पे ये एसेंशियल रखा है, यानी कि अदर स्टेट के कैंडिडेट यहां पर एलिजिबल नहीं होंगे, बिकॉज इन्होंने तेलंगाना एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज का रजिस्ट्रेशन को यहां पे मांगा हुआ है। तो केवल तेलंगाना स्टेट के कैंडिडेट ही यहां पर जो है फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। मेथड ऑफ सिलेक्शन की बात करें, जैसा कि आप सभी लोगों को क्लियर है, इनका मेथड में सबसे पहले आप लोगों का सिलेक्शन प्रोसेस में पार्ट 1 पार्ट 2 आप लोगों के क्वेश्चन पेपर में रहेगा। रिटन टेस्ट में टोटल 150 मार्क्स का बेसिकली रिटन टेस्ट रहेगा, जिसमें जनरल एप्टीट्यूड के 50 क्वेश्चंस 50 मार्क्स के रहेंगे, जिसमें जनरल मेंटल एबिलिटी एंड एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग, ये सारी चीजें पूछी जाएंगी। लेकिन टेक्निकल एप्टीट्यूड में बेसिकली आप लोगों के डिसिप्लिन से रिलेटेड 100 क्वेश्चन पूछे जा रहे होंगे। तो इस प्रकार 150 क्वेश्चंस का आप लोगों का टोटल क्वेश्चन पेपर यहां पर रहने वाला है। पे अलाउंसेस के बारे में भी इन्होंने अगेन जो है क्लियर किया हुआ है, जो कि हम लोग ऑलरेडी ऊपर देख चुके हैं। एप्लीकेशन फी की यदि हम लोग बात करने लगे तो जो भी कैंडिडेट जनरल OBC EWS कैंडिडेट है उनका 250 रुपीज प्लस 18% GST आप लोगों को पे करना पड़ेगा एज ए एप्लीकेशन फी। बाकी जो भी कैटेगरी वाले कैंडिडेट हैं उनके लिए कोई भी एप्लीकेशन फी नहीं रखी गई है। अब गाइस यदि हम लोग मोड ऑफ पेमेंट की बात करें, SBI कलेक्ट के माध्यम से आप लोगों को पेमेंट करना होगा। SBI कलेक्ट पेज पर जाना है। स्टेट बैंक कलेक्ट में जैसे ही जाओगे आप लोगों को प्रोसीड पर क्लिक करना है। वहां पर आप लोगों को स्टेट या फिर इंस्टीट्यूशन को सिलेक्ट करना है। ऑल इंडिया PSU को सिलेक्ट करना है। देन भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड प्रेस सबमिट में क्लिक करना है। देन यहां पर आपको नॉन एग्जीक्यूटिव्स रिक्रूटमेंट BEL H/D पर क्लिक करोगे, देन वहां से पेमेंट को प्रोसेस बेसिकली करना होगा। आप लोगों को SBI कलेक्ट रेफरेंस नंबर मिल जाएगा, वो अप्लाई में जो है आपको फिल करना है। यहां से आप अप्लाई करोगे, पेमेंट करने के बाद में इस फॉर्म में वो ऑप्शन आएगा, रेफरेंस नंबर यहां पे फिल करके आगे आप लोग प्रोसेस कर सकते हो। कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन यहां पर दिए गए हैं तो इनको भी आप लोग देख सकते हो। ये काफी कॉमन जनरल इंस्ट्रक्शन आप लोगों को देखने को मिल जाते हैं। तो यहां पे ये कंप्लीटली चीजें हो गई। लास्ट डेट अप्लाई की यदि बात करें 9 अप्रैल 2025 तक इसकी लास्ट डेट है, इस तक आप लोगों को अप्लाई कर देना है। तो ये हो गई कंप्लीट इंफॉर्मेशन। यहां पर ऑल इंडिया के कैंडिडेट एलिजिबल नहीं है, केवल और केवल तेलंगाना स्टेट के कैंडिडेट को ही एलिजिबल किया है। वो कैंडिडेट यहां पे अप्लाई कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा अभी कई सारी वैकेंसीज आप लोगों के पास में, नालको का आप लोगों का एग्जाम पेंडिंग है। उसके अलावा अभी मोस्ट इंपॉर्टेंट NPCIL की वैकेंसी भी आप लोगों की आई हुई है। तो इनके ऊपर फोकस्ड करके आपको अपनी प्रिपरेशन को एक सही डायरेक्शन में लेके जाना है, जहां से आप लोग अच्छी तरह से प्रिपरेशन कर सको। साथ ही साथ नालको NPCIL इन सभी के बैचेस स्पेशल टेक्नो एप्लीकेशन पर चल रहे हैं, जहां पे नया जो पैटर्न आप लोगों के चल रहे हैं, नए तरीके से जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, उस तरीके से आप लोगों की प्रिपरेशन कराई जा रही है, जिससे कि आप बेहतर तरीके से अपने एग्जाम को अटेम्प्ट करें और जो है कहीं ना कहीं सिलेक्शन की तरफ आगे बढ़ें। तो थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।